स्वागत साथियों, आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल परीक्षा निकेतन आ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। तो हम लोग यहाँ पर जो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं उनमें जो आपका पेपर 2 है जूनियर लेवल का, उनका साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारे सामने पेपर है वो है 20 दिसंबर 2021 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उस दिन के साइंस के जो 30 क्वेश्चन आए हुए थे लेवल 2 में, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, किसी वस्त्रालय के ट्रायल कमरे में यदि आप दो समांतर समतल दर्पणों के बीच खड़े हैं तब आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे जब आप ट्रायल रूम में जाते हैं, जैसे मान लो ये आपका ट्रायल रूम है और यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ठीक है, और ये सामने आपके सामने एक समतल दर्पण रखा हुआ है और एक इस साइड भी समतल दर्पण रखा हुआ है। क्योंकि जो आपका समतल दर्पण जब आप इसके सामने खड़े होंगे तो आगे भी देखना चाहते हैं और पीछे भी देखना चाहते हैं, क्योंकि ट्रायल रूम में क्या होता है कि जो आपने ड्रेस पहनी हुई है वो प्रॉपर दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो दर्पणों के बीच में अगर आप खड़े हैं तो समांतर दर्पण हैं तो आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो आपके जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो कितनी होगी, अनंत होगी। क्योंकि ये वाला जो आप जब इसमें देख रहे होंगे तो ये पीछे वाला प्रतिबिंब इस वाले का बनाएगा, फिर यही चीज़ उसके अंदर एक और मिरर बनेगी वो इस वाले का बनाएगा, फिर इस वाले का बनाएगा, फिर इस वाले का बनाएगा। तो ये जो आपके प्रतिबिंबों की जो प्रक्रिया है ये एक लंबे समय तक यानी कि अनंत तक चलती रहेगी। तो आपके जो बनने वाले प्रतिबिंब होंगे वो क्या होंगे, अनंत होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक परख नली जिसे हाइड्रोक्लोरिक, जिसमें क्या भरा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है आपका HCl में तांबे का एक टुकड़ा डाला जाता है, यानी कि इसकी रिएक्शन किससे कराई जा रही, कॉपर से कराई जा रही। और आपको पता है कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 29 होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। ध्यान रखिएगा, एक परख नली है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की रिएक्शन कराई जा रही है किससे, कॉपर से। तो आपसे पूछा गया है कि क्या रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा। तो पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कॉपर ये बहुत ही अक्रियाशील, मतलब कॉपर ये नॉन रिएक्टिव मेटल है। कैसी है ये नॉन रिएक्टिव मेटल है, आसानी से किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। और जो आपका HCl है ये एक प्रकार का आपका अम्ल है, तो इसके साथ भी अभिक्रिया नहीं करेगी। तो इस यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और जो कॉपर है, कॉपर आपकी क्या है नॉन रिएक्टिव मेटल में आती है, आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है, तो ये आपके अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, पढ़िए जरा ध्यान से। यह देखा गया है कि वर्षा ऋतु में तांबे के एक पात्र का क्षय होकर बनती है, क्या बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। पढ़िए कि चारों ऑप्शन, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड की लाल भूरी परत। क्या देखो, तांबे का एक पात्र, जैसे मान लो आपका ये एक बाउल रखा हुआ है, एक कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है, और जो कि किसका है, कॉपर का है। और यहाँ पे क्या हो रही, बारिश हो रही निरंतर, और इस बारिश के पानी से ये आपका जो कॉपर का बर्तन है या तांबे का जो पात्र है ये भीग रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन चार ऑप्शंस में से क्या हो जाएगा। पहले पढ़िए, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड की लाल भूरी परत चढ़ जाएगी, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की हरी परत चढ़ जाएगी, कॉपर कार्बोनेट कॉपर ऑक्साइड की श्वेत परत चढ़ जाएगी, कॉपर सल्फाइड और कॉपर कार्बोनेट की काली परत चढ़ जाएगी। तो जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको यह कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर सल्फाइड, इन सब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। तो लेकिन आपके जो दैनिक जीवन में प्रक्रियाएँ होती हैं क्या, जब आप जो कॉपर का पीला बर्तन होता है, अक्सर जब पानी होती है तो आपने देखा होगा हरे हरे कलर की यहाँ पे क्या होती है, हल्की सी परत आ जाती है उसके चारों ओर, जब वो पानी से क्या होता है निरंतर भीगता रहता है। घर पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो जो हरी परत होती है, अब यहाँ पे हरी परत के अकॉर्डिंग देखेंगे तो केवल ऑप्शन बी ही हमारा सही है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की जो हरी परत होती है ये क्या होती है, क्षय होकर के, यानी कि उसका जब डिके होता है आपका किसका, कॉपर का जो आपका पात्र है, उसके कारण से ये हरी परत जम जाती है। जैसे कि लोहे में जंग लगना काम है प्रॉपर, इन जब नमी आती है, उसी प्रकार से कॉपर में जब क्षय होता है तो हरी परत चढ़ जाती है, जो कि किसकी होती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देगा। अभी अभी आपको कुछ दिन पहले क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था कि लाल लिटमस पेपर यानी कि जो रेड लिटमस पेपर है वो कैसा हो रहा है, ब्लू हो रहा है। तो बताओ, जब लाल लिटमस पेपर को जो ब्लू करने वाला कौन पदार्थ होते हैं, क्षार होते हैं। क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है क्षार कौन कौन सा है। देखो, सिरका, सिरका क्या है, एसिड है जिसका उपयोग हम अचार में करते हैं। नींबू का रस, ये भी एक प्रकार का एसिड है। तो आपका बी और सी ऑप्शन तो दोनों कैसे हो गए, गलत हो गए। बेकिंग सोडा और कोई विरंजक चूर्ण, तो जो विरंजक चूर्ण होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसमें भी क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड के आयन होते हैं OH-, और बेकिंग सोडा इसमें भी हाइड्रोक्साइड के आयन होते हैं। तो जो ए और डी ऑप्शन है ये आपके क्या होंगे, बेस होंगे।
क्या होंगे, बेस। बेस यानी कि क्षार, और क्षार ही ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपके लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए और डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए जरा ध्यान से। पदार्थों के युग्म की पहचान कीजिए जो एक ज्वाला के साथ जलते हैं, मतलब कि फ्लेमेबल। किसके साथ जलते हैं, फ्लेम। तो अब यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो मिट्टी का तेल और चारकोल, कोयला और मिट्टी का तेल। देखो यहाँ पे मिट्टी का तेल तो जलता है, यहाँ पर मिट्टी का तेल जलता है, लेकिन जो कोयला हो गया और चारकोल हो गया ये नहीं जलता है। कपूर और कोयला, तो कपूर भी आपका क्या होता है, फ्लेम के साथ जल जाता है, लेकिन आपका कोयला नहीं जलता। तो कपूर और मैग्नीशियम ये दो ऐसे पदार्थ हैं जो किसके साथ चलते हैं, ज्वाला। ज्वाला यानी कि फ्लेम के साथ जलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन 1 है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखो वर्ड लिखा हुआ है क्लोनिंग। क्या लिखा हुआ है, क्लोनिंग। आपको पहले तो ये पता नहीं चाहिए क्लोनिंग क्या होता है। अब यहाँ पे क्लोनिंग के संदर्भ में से निम्न में से कौन सा कथन सर्वदा सही है, मतलब कि जो हमेशा क्या होगा, सही होगा। अब जब क्लोनिंग की बात होती है तो ये आपका जो टर्म है ये किससे रिप्रेजेंट करता है, रिप्रोडक्शन। किससे रिलेट करता है, रिप्रोडक्शन से करता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रजनन। और क्लोन का मतलब होता है सेम टू सेम, मतलब कि एक जैसा। ठीक है दोस्तों, तो क्लोनिंग के संदर्भ में से निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब ये पढ़ेंगे, पहला ऑप्शन क्या है, यह केवल जंतुओं में संभव है। दूसरा पढ़ेंगे, इसमें किसी कोशिका, किसी जीवित भाग या किसी जीव का सटीक प्रतिलिपि कारण होता है। सटीक प्रतिलिपि का मतलब मैंने आपसे अभी बताया था, सेम टू सेम। सेम टू सेम आप ऐसे रेट कर सकते हो, बिल्कुल फोटोकॉपी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो व्यक्ति जन्म लेगा उसमें कोई ना कोई सेल सेम हो सकती है, कोई ना कोई लिविंग बॉडी सेम टू सेम हो सकती है, तो बिल्कुल प्रतिलिपि होगी। तो यानी कि ये ऑप्शन बी तो करेक्ट है। अगला क्या है, इसमें बहुसंख्या में संतति की उत्पत्ति होती है। ये भी बिल्कुल सही है। अक्सर ये जो प्रक्रिया होती है ये होती है बैक्टीरिया और वायरसेस में, इसमें भी है। तो बैक्टीरिया और वायरस में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पर भी ये घटना हो सकती है, क्योंकि जो जैसा एक बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी के अंदर जाएगा उसी प्रकार के वो अन्य बैक्टीरिया और वायरस को एक बड़ी संख्या में क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन जो लिखा हुआ था यह केवल जंतुओं में संभव है, ये गलत बात है। ये आपका बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनमें भी पॉसिबल है। तो ऑप्शन जो सी है आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे बी और सी किस में है, थर्ड वाले ऑप्शन में हमारा है, तो ये करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन क्या है, उबलते पानी से आधी भरी तथा कसकर बंद की गई एक प्लास्टिक की बोतल कुछ समय के लिए शांत छोड़ देने पर टूट जाती है। देखो, उबलते पानी से आधी भरी यानी कि जो आपका ये बोतल है, क्या ये भैया ऐसे याद कर सकते हैं, ये आपकी बोतल है। अब इस बोतल में क्या कर दिया आपने, आधा इसको किससे भर दिया, गर्म पानी से भर दिया। ठीक है, और कसकर के इसको जो नोब है इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। प्लास्टिक की बोतल कुछ समय के लिए शांत छोड़ दे, मतलब इसको जब हम रख देंगे ऐसे ही तो ये कुछ देर बाद क्या होगी, टूट जाएगी। ये आपका बताइए, एक स्टेटमेंट दिया गया है। रीजन देखते हैं क्या है, बोतल का तापमान कम होने पर हवा का दबाव कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है कि जब टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो इसका जब एयर का जो प्रेशर है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसके कारण से ये बोतल टूट जाती है। तो ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है वो सही है। ठीक है, और आर इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बल किसी वस्तु के पृष्ठ पर क्या होता है कि जब कोई एरिया है उस पर जब फोर्स लगता है तो वह जो बल है वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर लगता है, लंबवत लगता है, जिसके कारण से ये बोतल क्या होती है, फट जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, पढ़िए जरा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 को। आपको यहाँ पे क्या करना है, गलत कथन पहचानना है। गलत कथन क्या है, देखिए, गर्म किए जाने पर चुंबक अपने गुण धर्म खो देता है। ये बात आपको बतानी सही है गलत, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जब आप किसी भी मैग्नेट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर उसके अंदर जो आपका चुंबकत्व का जो गुण पाया जाता है उसमें परिवर्तन आ जाता है। हो सकता है वो चुंबकत्व की जो क्वालिटी है वो खत्म भी हो जाए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको क्या करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है। आगे बढ़ते हैं। दंड चुंबकों को युग्म से इस प्रकार रखना चाहिए कि विजातीय ध्रुव एक साथ हो। विजातीय ध्रुव का मतलब समझते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कॉम्बिनेशन हो। जैसे मान लो ये है, ये अगर नॉर्थ है तो इधर आपका क्या होना चाहिए, साउथ होना चाहिए। अगर आप नॉर्थ नॉर्थ को कर देंगे, मतलब जब एक ही प्रकार के जो ध्रुव है आपस में आएंगे तो वो किसका प्रयोग, वो आपका क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, जब सेम सेम प्रकार के होंगे। और जब अपोजिट अपोजिट प्रकार के होंगे, जैसे ये नॉर्थ है और ये साउथ है बगल वाला, तो ये आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन को दिखाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात।
तो यहाँ पे पूछा गया दंड चुंबकों को युग्मों से इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि विजातीय ध्रुव एक साथ हों। बिल्कुल सही है, विजातीय मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पास पास होंगे, जिससे क्या होंगे, वो आपस में चिपक जाएंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला पढ़िए, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। चुंबक के समान ध्रुव, अभी अभी मैंने बताया कि अगर ये भी नॉर्थ पोल है आपका और ये भी नॉर्थ पोल है तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन का मतलब क्या होगा, प्रतिकर्षण। ये आपस में जो चुंबकें हैं वो चिपकेंगे नहीं, जबकि क्या करेंगी, दूर भागेंगी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगला पढ़ेंगे, निकेल एवं कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। ये क्या होते हैं, जो आपका निकेल और कोबाल्ट है ये भी आपके मैग्नेट से आकर्षित किए जा सकते हैं और हो भी जाते हैं। तो वैसे आयरन अकेला नहीं है, जो आपका निकेल है, कोबाल्ट ये भी आपके हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गलत क्वेश्चन पूछा था। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, एक कार जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चल सकती है और 372 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे 45 मिनट में तय कर सकती है, ठीक है, तो इस कार की अधिकतम और औसत गति में कितना अंतर है। अब आपको क्वेश्चन में देखो कुछ ज़्यादा नहीं है, केवल और केवल एक फॉर्मूला पे डिपेंड है कि स्पीड इक्वल टू, यानी चाल बराबर सूत्र होता है क्या, डिस्टेंस यानी कि दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले तो, और दूसरा यहाँ पे क्या पूछा गया है, औसत गति यानी औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब कि कुल दूरी बटे कुल समय। ये आपका किसका समय होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन पढ़िए, एक कार जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चल सकती है, यानी मैक्सिमम स्पीड कितनी, 120 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 372 किलोमीटर की जो दूरी है वो 7 घंटे 45 मिनट में तय कर सकती है। कितने घंटे में, 7 घंटे 45 मिनट। तो पहले तो हम जो आपका टाइम दिया गया है इसको एक ही यूनिट में कर लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 7 घंटे 45 मिनट, तो इस 45 मिनट को भी हम क्या करते हैं, आवर में कन्वर्ट करने के लिए कितने का डिवाइड कर देते हैं, 60 का डिवाइड कर देते हैं। तो 15 तिया 45, 15 चौको 60, मतलब कि 7 कंप्लीट 3/4 आवर, ये आपका निकल आया। तो अगर निकालेंगे 7 4 28 और 3 31/4 घंटे, ये आपका क्या निकल आया, टाइम निकल आया। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आपकी मैक्सिमम स्पीड थी वो कितनी थी, 120 किलोमीटर पर आवर। ये बात क्लियर होगी। और यहाँ पे हमारा जो टोटल टाइम निकला वो कितना निकल के आया, 31/4 घंटा। और हमको क्या पूछा गया, इसकी अधिकतम और औसत गति में कितना अंतर है। अब अधिकतम जो गति है वो हमारे पास दी गई 120 किलोमीटर पर आवर। अब हमको निकालनी एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति। तो औसत गति में अगर आप देखेंगे जो टोटल दूरी है वो कितनी है, 372 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस ये हो गई। और टोटल टाइम कितना निकला, 31/4, तो बटे 4 होगा, ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, ये आ गया। और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका निकल के आएगा 48 किलोमीटर प्रति आवर। और क्वेश्चन में पूछा इन दोनों का अंतर कितना होगा, मैक्सिमम और एवरेज का। तो 120 में से आप क्या करेंगे, 48 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा ध्यान से, किसी बिंब, मतलब कि यहाँ पे किसकी इमेज की बात हो रही है, क्या किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक मतलब रियल और आवर्धित प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग का किसी काले या अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो तब क्या होगा। आप सीधा सीधा इसमें ज़्यादा लगाना नहीं है। जैसे मान लो ये टॉर्च है आपकी, ध्यान से समझिएगा, ये आपकी क्या है, टॉर्च है। और यहाँ पे मान लो ये कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप टॉर्च इस पे जब डल रहे हैं तो यहाँ पर जो आपकी इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो क्लियर बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा, साफ साफ इसका प्रतिबिंब। और यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले या अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए, मान लो यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगा हुआ है, कौन सा लेंस लगा हुआ है उत्तल लेंस की आकृति क्या होती है, इस प्रकार से होती है, ये आपका उत्तल लेंस लगा हुआ है। और अगर इसको क्या कर दिया, किसी हमने कागज़ से ढक दिया, यहाँ पे हमने क्या लिया, कोई काला कागज़ या अपारदर्शी कागज़ लगा दिया। अब जब आप कागज़ लगा देंगे तो यहाँ पे जो इसकी इमेज का फॉर्मेशन होगा उसकी जो इंटेंसिटी है, यानी कि वो इमेज क्या जितनी क्लियर पहले दिख रही थी क्या उतनी क्लियर पहले दिखेगी, नहीं दिखेगी। तो जो इमेज की तीव्रता है या जो इंटेंसिटी है आपकी किसकी, इमेज की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑप्शन जो हमारा डी है वो करेक्ट हो जाएगा। पढ़िए ज़रा ध्यान से, प्रतिबिंब आवर्धन घट जाएगा, आवर्धन नहीं घटेगा, तीव्रता घटेगी, ठीक है। आधा लुप्त अंतर्धान हो जाएगा, निचला आधा भाग आपका अंतर्धान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे कर रहे हैं उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को
ऊपर वाला जो आधा भाग है उसके अपारदर्शी कागज से आप ढक रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि उसकी तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इतना आपको बस केवल ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से भूकंप से संबंधित कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, पीछे तो क्या है लिखा हुआ। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। अधिकतम भूकंप विवर्तनिक प्लेटों के अचानक फिसलने एवं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है। आगे बढ़ेंगे। गलत कथन पूछा गया है, तो आपको पता है टेक्टोनिक प्लेट्स होती है। विवर्तनिक प्लेट का मतलब क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट। और जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इनके टकराने से एनर्जी बनती है, और ये एनर्जी जब बाहर निकलती है तो किसका रूप ले लेती है भूकंप का रूप ले लेती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है, हमको गलत स्टेटमेंट फाइंड करना है। दूसरा पढ़ेंगे। रिक्टर पैमाने 3.0 की तीव्रता का भूकंप सुनामी को उत्प्रेरित कर सकता है। जी नहीं, सुनामी जो होती है वो लगभग जब रिक्टर स्केल पे 7 से 8 के ऊपर का आपका जब भूकंप आता है तब सुनामी की कंडीशन बन सकती है। तीव्र ये कि बहुत ही माइल्ड आपका अर्थक्वेक होता है, ये पता भी और महसूस भी नहीं होता है। तो यही तुम्हारा स्टेटमेंट एक तो गलत हो गया, यही करेक्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आगे पढ़ लेते हैं जानकारी के लिए। एक स्थान पर बड़े भूकंप के बाद प्रायः छोटे भूकंप आते हैं। बिल्कुल सही बात है। भूकंप के अध्ययन को भूकंप विज्ञान यानी कि सिस्मोलॉजी भी कहा जाता है। ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, और गलत स्टेटमेंट केवल और केवल आपका ऑप्शन सेकंड यानी कि ये वाला है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, क्या है। 3 वस्तुएं ए, बी और सी जिनका घनत्व का मतलब क्या होता है, डेंसिटी। क्या भैया, डेंसिटी अलग अलग है लेकिन एक ही आकार के हैं। आकार इनका सेम है लेकिन डेंसिटी अलग अलग, मतलब कोई हल्का है, कोई उससे भारी है, कोई और भारी है। उन्हें एक तरल में डाल दिया जाता है। तरल का मतलब क्या होता है, किसी लिक्विड में डुबो दिया गया। तो निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें और इन्हें प्रत्येक वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो उत्प्लावन बल क्या होता है। उत्प्लावन बल वो बल होता है जो पानी क्या करता है, जब किसी आप लिक्विड में डालते हैं तो जैसे आपने ये ऑब्जेक्ट डाला तो इस ऑब्जेक्ट पर पानी के द्वारा एक ऊपर की ओर लगने वाला बल होता है जिसको कहा जाता है उत्प्लावन बल, जो क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट के डूबने का विरोध करता है कि ये ऑब्जेक्ट डूबना नहीं चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा बल लग रहा है इसी को बोलते हैं उत्प्लावन बल, ठीक है। अब इसको आरोही क्रम में रखना है आपको, क्या कि कब कितना डुबाया जाए, तो इससे उत्प्लावन बल का जो मान है वो क्या होगा, कम से कम होगा, फिर उससे ज़्यादा होगा, फिर उससे ज़्यादा होगा, फिर उससे ज़्यादा होगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए, आपको ए बी सी अलग अलग डेंसिटी की हैं और इसको जलमग्न किया गया है। ए पूरी तरह से जलमग्न है, मतलब कि ये देखो हम कंडीशन बना रहे हैं, ये आपका 3 कंटेनर रख दिए मैंने, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिए। और यहाँ पे क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, इसमें भी लिक्विड भरा हुआ है, इसमें भी लिक्विड भरा हुआ है, इसमें लिक्विड। तो एक आपका ए है, एक आपका बी है, एक आपका सी है, और ए पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। मतलब ए वाला जो सब्सटेंस है, जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह, ये देखो पूरा डूब गया, क्या होगा, पूरा डूब गया, यहाँ पर ऊपर पूरा लिक्विड है। आगे पढ़ें। बी अपने आयतन के 1/4 भाग के साथ तरल के अंदर रहता है। मतलब कि बी का जो है वो 1/4, मतलब कि इतना अगर हम करेंगे तो अगर ये कितना 1 हिस्सा है तो 3 हिस्सा कहाँ पर आपका ऊपर है, ये 3 है, ये 1 है, ठीक है दोस्तों, पानी के नीचे। और सी क्या लिखा है, अपने आयतन के 1/2 भाग के साथ तरल तलता, मतलब कि ये आधा डूब रहा है, यानी कि नीचे वाला इतना ये डूबा हुआ है और जितना डूबा हुआ है उतना ही क्या निकला हुआ है, बाहर निकला हुआ है। अब आपको क्या करना है, जो इन पर उत्प्लावन बल लग रहा है उनका आरोही क्रम रखना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो आपको उत्प्लावन बल की बात हो रही है, यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन ये समझनी पड़ेगी, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे सबसे जो 50-50 वाला जो क्या हो रहा है कि बी अपने आयतन के 1/4 भाग के साथ तरल के अंदर तैरता है, यानी कि 1/4 हिस्सा, ठीक है। और सी अपने आयतन के 1/2 भाग के साथ क्या होता है, तरल के अंदर तैरता है, इसका मतलब आधा हिस्सा डूबा हुआ है। तो अगर हम देखा जाए सबसे जो कम होगा, जो आपका बाहर निकला हुआ हिस्सा वही होगा, क्योंकि उस पर ही आपका ज़्यादा सबसे कम क्या लग रहा होगा, उत्प्लावन बल लग रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे जो छोटा होगा वो होगा आपका कौन सा, बी वाला। बी पर जो उत्प्लावन बल है कम है। उसके बाद फिर सी क्या हुआ है, थोड़ा आपका 1/2 यानी 50% डूबा हुआ। इसके बाद आपका सी आएगा, और सबसे ज़्यादा कौन सा डूबा हुआ है, ए वाला डूबा, तो सबसे ज़्यादा लगने वाला उत्प्लावन क्या होगा, ए होगा। तो इनका आरोही क्रम पूछा यानी बढ़ता क्रम, तो ऑप्शन जो 1 है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो शायद हम भूल गए हैं, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन देखते चलिए। प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बैकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है। जैसे आपका ये प्रेशर कुकर है, यहाँ पर काले कलर का क्या होता है, इसकी एक हैंडल होता है, तो ये काला हैंडल होता है, ये बैकेलाइट का होता है। किसका होता है, बैकेलाइट का। तो कल हमने आपको एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, हमने आपसे बात की थी कि जो फायर ब्रिगेड वाले इंसान होते हैं, जो आग बुझाने का काम करते हैं, इनके जो कपड़े होते हैं उस पर किसकी
कवरिंग की जाती है, कोई बताएगा मुझे? उस पर जो कवरिंग की जाती है वो की जाती है बेकेलाइट की। किसकी किसकी की जाती है? बेकेलाइट की। और बेकेलाइट क्या होता है? ये ऊष्मा का बैड कंडक्टर होता है, यानी कि आसानी से आग को एब्जॉर्ब नहीं करता, यानी ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। तो ये सही है। विद्युत से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, या टूटता नहीं, ये भी कोई मतलब, ये वजन में हल्का होता है, ये भी कोई मतलब नहीं। ये आपका हीट का क्या है? बैड कंडक्टर है। इस कारण से जो आपका प्रेशर कुकर है उस पर बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जिससे प्रेशर कुकर गर्म नहीं होता है और खाना बनाते समय इससे जलने के जो चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या है हमारा? जो विटामिन प्रतिऑक्सीकारक भी होते हैं, प्रतिऑक्सीकारक का मतलब होता है एंटीऑक्सीडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमको बहुत सारी बीमारियों से बचाने का कार्य करते हैं, वो कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो होता है विटामिन ए, जिसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल है। और आपका होता है सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन सी, ठीक है, जिसको इसका आपका एस्कॉर्बिक एसिड है। इस प्रकार से इनके आपके साइंटिफिक नेम भी होते हैं। और एक और होता है आपका विटामिन ई, ठीक है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि जो सुंदरता से संबंधित विटामिन है वो विटामिन ई ही है आपका, ठीक है। और झुर्रियाँ वगैरह और भी सारी चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम करने वाले केवल और केवल 3 विटामिन हैं, ए, सी और ई। तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा क्या है? निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की आपको क्या करनी है? पहचान करनी है। तो सही कथन आपको बताना है कौन सा है। खसरा जीवाणुओं से होता है। खसरा जीवाणुओं से होता है? नहीं भैया, जीवाणु से नहीं होता, वायरसेस से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। बिल्कुल सही बात है, प्लाज्मोडियम जो आपका होता है उसी से आपका मलेरिया फैलता है। जो वाहक होती है वो जरूर, जो मादा एनाफ्रीज मच्छर है वो इसका वाहक का काम करती है, ठीक है। प्रोटोजोआ से होता है प्लाज्मोडियम। टाइफाइड जीवाणुओं से होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो टाइफाइड है ये भी आपका बैक्टीरिया से होता है। कुष्ठ रोग विषाणुओं से होते हैं? नहीं, ये बात गलत है। तो केवल और केवल बी और सी सही है, यानी ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या? पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पढ़िए स्टेटमेंट से और आपको सही विकल्प का चयन करना है। मुर्गी में बाह्य निषेचन होता है? नहीं भैया, बिल्कुल गलत है। बाह्य निषेचन थोड़ी ना होता है, इसमें भी क्या होता है, जो आपका फर्टिलाइजेशन की जो पूरी प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर ही होती है, निषेचन, ठीक है। ये कहाँ होता है? मुर्गी के बॉडी के अंदर। मुर्गी एक अंड प्रजक जंतु है, बिल्कुल सही है। तो यानी S2 सही है, S1 गलत, ऑप्शन 3 करेक्ट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का क्या करना है? आपको चयन करना है। उल्लू जैसा पक्षी रात में बहुत अच्छी तरह से देख सकता है लेकिन दिन में नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। रात के पक्षियों के दृष्टिपटल में कम शंकु और अधिक शलाका होती है। तो यहाँ पे ये शंकु और शलाका की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कोई बता सकता है? जो शलाका होता है इसी को कहा जाता है रेटिना, ध्यान रखना, इसी को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। और जो शंकु होते हैं इनको रॉड्स कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही बात यही है कि जो आपके नीचे कथन दिए गए हैं, उल्लू जैसा पक्षी रात में बहुत अच्छी तरह देख सकता है लेकिन दिन में नहीं, इसका रीजन क्या है? रात के पक्षियों के दृष्टिपटल में कम शंकु और अधिक शलाका यानी कि रेटिना होती है। तो ऑप्शन जो 1 है वो सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाना आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट के स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा? तो कार्बोहाइड्रेट मैंने आपसे कहा था ये इंस्टेंट एनर्जी का काम करता है। और यहाँ पर कौन इसको स्तर बढ़ाने में मदद करेगा? तो सोयाबीन, सोयाबीन तो प्रोटीन का सोर्स है, ठीक है। बादाम, ये भी आपका प्रोटीन और न्यूट्रिएंट का सोर्स है। मटर, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही तो मक्का, हाँ, ये आपका कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स के अंतर्गत आएगा कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और आपको बताना सही विकल्प क्या है। सर्दी एक ठंडे दिन की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु के गर्म दिन में ध्वनि की गति अधिक होती है। सर्दी के ठंडे दिन की अपेक्षा गर्मियों में जो ध्वनि होती है गर्म में हवा में, उसमें गति होती है। क्यों मतलब ज़्यादा क्यों होती है? आपका स्टेटमेंट दिया है। रीजन क्या है इसका? गर्म हवा का जो घनत्व है ठंडी हवा के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि डेंसिटी जो होती है सर्दियों में वो क्या होती है? कम होती है हवा की। नहीं, डेंसिटी जो सर्दियों में क्या होती है? ज़्यादा होती है, यानी घनत्व ज़्यादा होता है, जबकि गर्मियों में क्या होता है? कम होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में प्रक्षेपण करने का संदर्भ सही नहीं है? प्रक्षेपण का मतलब होता है प्रोजेक्शन मेथड की बात हो रही है। यह देखना, चखना, छूना, सुनना और सूंघना सम्मिलित करता है। आपको पूछा सही नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये बताने का केंद्रित रहता है कि यह क्या है, क्योंकि परीक्षण कर रहे हैं, ये भी सही है आपका। यह प्राकृतिक परिघटना के संदर्भ में निष्पक्ष सच्चाइयाँ देता है। निष्पक्ष सच्चाइयाँ कैसे दे सकता है कोई भी प्रोजेक्ट? ये गलत हो गया। यह किसी परिघटना के बारे में प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने में सहायता करता है, ये भी सही हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका नहीं है पूछा गया था, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
क्या है क्वेश्चन अगला हमारा, विज्ञान शिक्षण पर राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा, मतलब एनसीईआरटी 2005 की बात हो रही है। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे, ये जो कंटेंट वाले क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब 10 क्वेश्चन हमारे पेडागोजी के हैं, देखते हैं क्या है साइंस पेडागोजी में। तो एनसीईआरटी 2005 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण और स्थानांतरणीय कौशल है जो बच्चों को विज्ञान अधिगम सिखाने में क्या करेगा, सहायता करेगा। तो आपको ये बताना है एनसीईआरटी 2005 के अकॉर्डिंग। तो वैज्ञानिक तथ्यों को सीखने की क्षमता, आगे पढ़ते हैं, वैज्ञानिक अधिगम के सीखने में सहायता करना, ये तो वही चीज़ लिख दी इन्होंने। समस्याओं को सुलझाने के सूत्र को याद करना, ये देखो याद करने वाले से कोई मतलब ही नहीं है। वैज्ञानिक जांच पड़ताल की प्रक्रिया को समझने की क्षमता, हाँ ये सही है, क्योंकि जो आप वैज्ञानिक जांच मतलब उसकी साइंटिफिक रिसर्च करेंगे किसी चीज़ को लेकर के कि ये जो आप बात बता रहे हैं ये किस हद तक सही है, तो ये सही है आपका स्टेटमेंट। अगला क्या है, महान वैज्ञानिकों के योगदानों की को याद करने कर पाने की क्षमता है। वैज्ञानिकों से क्या लेना देना, तो आपकी जांच पड़ताल वाला सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा दिया गया है आई थिंक 23 नंबर क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन है भैया, 23। देखते हैं, जब हम यह कहते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है तो उससे हमारा अभिप्राय क्या है। अस्थायी से मतलब क्या है कि जो हमने मतलब ज्ञान सीख रखा है वो सबूतों के प्रकाश में संशोधित हो सकता है। ये देखो आप देख रहे हैं, मतलब जब कोई नया इंसान आएगा, अगर वो प्रूफ देता है कि आपने जो बात बताई है वो गलत है, और वो अगला अपने हिसाब, अगर इंसान अपने अकॉर्डिंग कोई प्रूफ दे रहा है जो कि बिल्कुल सही साबित हो रहा है, तो इस कारण से आपका जो अगर कोई नए सबूत आते हैं तो जो वर्तमान का आपका वैज्ञानिक ज्ञान है उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे पढ़ते हैं। 24 नंबर ध्यान से देखिएगा, कक्षा 8 में विद्युत विषय पढ़ाना यानी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं आप। कौन क्या पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हुए शिक्षक ने कहा थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था कि हजारों बार प्रयोग हुए, तो निम्न में से कौन सा पहलू शिक्षक उपरोक्त कथन में अधिक बल दे रहा है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे यहाँ पे, विज्ञान में आत्मपरकता की बात हो रही है, विज्ञान में आत्मरिमता की बात हो रही है, विज्ञान की अनुभव सिद्धि प्रकृति की बात हो रही है, और विज्ञान की संस्कृति अंतः स्थापन की बात हो रही है। तो आप चारों स्टेटमेंट देख रहे हैं, इसमें आपको हिंदी टर्मिनोलॉजी में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आपको किस पे जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी। यहाँ पे लिखा विज्ञान में आत्मपरकता, आत्मपरकता का शुद्ध अगर इंग्लिश बात करें इसको बोलते हैं सब्जेक्टिविटी। क्या बोला जाता है, सब्जेक्टिविटी बोला जाता है। आत्ममरिता इसका मतलब होता है टेंटिवनेस, टेंटिवनेस। और अनुभव सिद्धि प्रकृति इसका मतलब होता है एम्पायरिकल नेचर ऑफ साइंस, एम्पायरिकल नेचर ऑफ साइंस। विज्ञान की संस्कृति पर अंतः स्थापन होता है, कल्चरल एम्बेडेडनेस की बात हो रही है। तो साइंस में कहाँ पे कल्चरल एम्बेडेडनेस की बात करेंगे। तो आपसे यहाँ पूछा गया कि थॉमस अल्बर्ट एडिसन का जो कि हजारों बार प्रयोग किया उन्होंने, उसके बाद वो सफल हुए। तो आप यहाँ पे अनुभव की बात हो रही है कि आपको भी हार नहीं मानी, अनुभव सिद्धि प्रकृति है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा 25वां है, क्या एक शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक उद्यम मतलब कि साइंटिफिक इनोवेशंस की बात कर रहे हैं को निम्नलिखित कार्य नीतियों द्वारा विकसित कर सकता है, तो सिवाय किसके, मतलब आपको कौन सा नहीं है वाला पूछा है क्वेश्चन। जब भी आप अटेम्प्ट करें ध्यान से देखें। पहला क्या लिखा है, छात्रों को विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों से परिचित कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए भैया। विज्ञान की प्रकृति को शिक्षण अधिगम का एकमात्र अभिन्न अंग बनाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। छात्रों से अपेक्षित है कि वे तथ्यों को याद रखें, ये देखो तुरंत गलत हो गया, नेगेटिव वर्ड। वैज्ञानिक अवधारणाओं के विकास के लिए ऐतिहासिक पहलू पढ़ना है तो हिस्ट्री में जाइए, साइंस में क्या कर रहे हैं। तो याद रखना और आवश्यकता, यही आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी देखें क्या है, वैज्ञानिक अवधारणाओं के विकास के लिए ऐतिहासिक पहलुओं पर जोर देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि आप जब तक पुराने एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखेंगे तो नई चीज़ें आपके दिमाग में कैसे आ सकती हैं। तो यहाँ पे याद रखने वाला ही नेगेटिव है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 पे बात करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, उपचारात्मक शिक्षण। और उपचारात्मक शिक्षण को क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। जो आपका उपचार, इसको क्या कहा जाता है, रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। शिक्षण आयोजित करने में निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण विचार बिंदु हो सकता है, प्रगति की व्यक्तिगत या व्यक्तिगत दर की ध्यान देना। हाँ ये स्टेटमेंट सही है आपका, क्योंकि जब कोई बच्चा क्या कर रहा है, गलती कर रहा है, तो उसमें अगर आप उपचार लाना चाहते हैं तो वह बच्चा किस तरीके से धीरे धीरे डेवलप करते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, पर्सनली ध्यान देना पड़ेगा। व्यक्तिगत दर पर ध्यान देना मतलब पर्सनली ध्यान देना। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, और सही है पूछा है, लेकिन फिर भी देखते हैं, हो सकता है 1 से 2 ऑप्शन सही हो।
कई सामूहिक गतिविधियों का समावेश कर दें तो इससे क्या बच्चे का और डर जाएगा, फिर उसका उपचार कहाँ हो पाएगा किसी समस्या का। संपूर्ण पाठ्यक्रम का समापन नहीं भैया। परीक्षा के स्वरूप पर ध्यान देना कि अगर वो अच्छा नहीं कर तो क्या परीक्षा बदल दें, ये भी नहीं बदलना। तो आपको क्या करना, उस पर व्यक्तिगत जो प्रॉब्लम है, पर्सनल जो प्रॉब्लम्स है, इन पर आपको ध्यान देना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे बात करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। एक कक्षा परीक्षा के दौरान रीता पाती है कि अधिकांश विद्यार्थियों ने एक अवधारणा आधारित प्रश्न के लिए गलत उत्तर लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? गलत उत्तर। और निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस समस्या को संबोधित करने में सहायता कर सकती है? तो आपको रणनीति समझनी है। पहली रणनीति क्या है? विद्यार्थियों को पढ़ने, समझने और अच्छी तरह से याद करने हेतु प्रेरित करें। भैया रटने से तो दूर ही रहो, तो पहला गलत है। अभिभावक शिक्षक बैठक की व्यवस्था कर अभिभावकों से विद्यार्थियों की अगली परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से करने को प्रेरित करने के लिए कहें। नहीं भैया, टीचर ही क्या कर सकता है, बच्चों को अच्छे से समझ सकता है। यहाँ पर अभिभावक को बैठा करके उसकी तैयारी के ऊपर जोर देना, ये भी आपका क्या है, कथन गलत है। अवधारणा को फिर से पढ़ाएं, बार बार पढ़ा रहे हैं तब भी कोई मतलब नहीं है। अवधारणात्मक अंतराल का पता लगा करके उन्हें अनुरूप अवधारणाओं को पढ़ाएं, ये स्टेटमेंट आपका सही है। आपसे पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस समस्या, मतलब अधिकांश विद्यार्थियों ने एक अवधारणा आधारित प्रश्न को गलत उत्तर लिख दिया। और जब गलत उत्तर लिख दिया तो आपको पहले तो अवधारणा समझनी है कि जिसके अकॉर्डिंग आपका आंसर गलत आया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। भ्रांत धारणाओं को संबोधित करने में असंगत घटनाओं का प्रदर्शन सहायता करता है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि असंगत घटनाएं संकल्पनात्मक बदलाव के लिए संज्ञानात्मक द्वंद्व को उत्पन्न करती हैं। हाँ, आपने जो पहले से मन में डिसाइड कर रखा है, अगर आप कोई दूसरी चीज़ कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं इसको रोकने का प्रयत्न करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर ऊपर देखा जाए तो यानी कि स्टेटमेंट भी सही है, आपका कथन भी सही है, उसका रीजन भी सही है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर। विभिन्न परिस्थितियों में बोए गए बीजों के अंकुरण पर आधारित गतिविधि के दौरान एक शिक्षिका और उनके छात्रों का एक समूह पाता है कि सूखे बीजों ने वृद्धि नहीं की। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 5th का। शिक्षिका छात्रों के समक्ष निम्नलिखित में से प्रश्न प्रस्तुत करती है क्या? पहला कुछ पढ़िए क्या लिखा हुआ है। आपके विचार से ये बीज वृद्धि क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पहला स्टेटमेंट। इनकी वृद्धि करने के लिए क्या किया जा सकता है? इन प्रश्न द्वारा शिक्षिका छात्रों में किस प्रक्रिया के कौशल का विकास करने का प्रयास कर रही है? परिकल्पना निर्माण। भैया किसका निर्माण हो रहा है? क्योंकि बच्चे जब तक समझेंगे नहीं कि क्या आपकी हाइपोथेसिस बन रही है तब तक वो मज़ा कैसे आएगा। तो हाइपोथेसिस का निर्माण यानी परिकल्पना का निर्माण हो रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस प्रीवियस ईयर सेट का। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य स्टेटमेंट विज्ञान में आकलन करने के संदर्भ में सही है? निरंतर आकलन शिक्षण अधिगम को हीन बनाता है। हीन कहाँ बनाता है? ये तो अच्छी बात है। संदर्भ में नहीं, क्या पूछा गया है? हाँ, तो हीन बनाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। हर छात्र के हर नियत कार्य को अवलिखित करना अव्यावहारिक है, ये भी गलत है। गुणात्मक मापदंड और अर्थपूर्ण आकलन में सहायता कर सकते हैं, यानी गुणात्मक मापदंड की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? क्वालिटेटिव क्राइटेरिया की बात हो रही है, जो कि मीनिंगफुल है असेसमेंट के लिए। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है सही है। हर अवधारणा को परखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी अवधारणा होती है, उनको आप ना भी परखें तो भी काम हो जाता है। तो सी और डी हमारे करेक्ट हैं, ऑप्शन बी। आपका लो सारे, आई थिंक सारे क्वेश्चन हो गए। मुझे लगा था 1-2 क्वेश्चन और होंगे, कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने आज की जो वीडियो देखी, इसमें आपका जो 20 दिसंबर 2021 में पेपर हुआ था, पेपर 2, उसमें उसके सारे क्वेश्चंस को आपने देख लिया है। तो इसी प्रकार से आगे भी हम प्रैक्टिस अपनी जारी रखेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा पेपर में आसानी होगी हमको। तो मिलते हैं दोस्तों अगला जो 21 दिसंबर को पेपर हुआ था 2021 में, उनको क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कि आप कल उनको देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।